अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यूसीपी 600 का एक और आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 8 है वो प्रेजेंट करूंगा। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिकल नंबर 8 में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे एलसी में देखा जाता है। कंफर्मिंग बैंक की आर्टिकल नंबर 8 है वो कंफर्मिंग बैंक की अंडरटेकिंग्स के बारे में है। उसमें तो पहले तो अब ये सब भाई आपको समझना ज़रूरी है कि कंफर्मिंग बैंक होता क्या है। तो कंफर्मिंग बैंक का समझना उसके लिए मैंने आर्टिकल नंबर 2 में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तो आर्टिकल नंबर 2 जो है यूसीपी 600 का वो आप जाके पहले उसको समझें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है क्योंकि उसका समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 2 का वो थ्रू आउट द यूसीपी 600 या किसी एलसी में उसकी टर्म्स को डिफ़ाइन किया गया है कि जो टर्म्स यूसीपी में या एलसी में यूज़ होती हैं वो उसमें डिफ़ाइन हुई हुई हैं। तो वो समझना ज़रूरी है। उसकी जो टर्म्स हैं उस हर टर्म को समझ ज़रूरी है ताकि आपको हर जो यूसीपी के आर्टिकल्स हैं उसको समझने में आसानी हो। तो रिकमेंड करूँगा पहले ये वीडियो पॉज करें, पहले वो जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ कंफर्मिंग बैंक की अंडरटेकिंग से। मैं अज्यूम करूँगा आपको पता है कंफर्मिंग बैंक क्या होता है। तो पॉइंट नंबर ए ये है। अच्छा, इसमें को समझने पहले आर्टिकल को। ये पॉइंट नंबर ए है। उसके दो उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर ए है, उसके दो पार्ट्स हैं। ये वन है और वन के अंदर फिर ई तक पार्ट्स है, फिर ये नंबर टू है। तो यहाँ पे ये ए ख़त्म होता है, फिर ये पॉइंट नंबर बी स्टार्ट हो रहा है, फिर सी हो रहा है और ये डी है। तो पॉइंट नंबर ए में जिक्र है कि प्रोवाइडेड दैट द स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द कंफर्मिंग बैंक और टू एनी अदर नॉमिनेटेड बैंक एंड दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन द कंफर्मिंग बैंक मस्ट। बेनिफिशियरी जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है कंफर्मिंग बैंक को या किसी नॉमिनेटेड बैंक को और वो एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है। कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो काफ़ी जगह यूज़ होता है। कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए हैं वो एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हैं। तो कंफर्मिंग बैंक अंडरटेक करेगा ये कि वो ऑनर करेगा इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस विद द कंफर्मिंग बैंक। अगर डॉक्यूमेंट अगर एलसी की टर्म्स में है कि वो साइड पेमेंट पे है, डेफर्ड पे है या एक्सेप्टेंस पे है और वो जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो ऑनर करेगा उस एलसी को। ऑनर मतलब पेमेंट करेगा या जो भी उसकी कंडीशंस है उसके हिसाब से उसको उस पर अप्लाई करेगा। पॉइंट नंबर बी। अच्छा, साइड पेमेंट क्या है, डेफर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, सेम आर्टिकल नंबर 2 में जाएं, वहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये आपको पता होनी चाहिए। अब आर्टिकल नंबर 8 तक अगर आप पहुँचे हैं तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि साइड क्या होती है, डेफर्ड क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये ओके। पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। साइड पेमेंट विद अनदर नॉमिनेटेड बैंक एंड दैट नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट पे। देखिए ऊपर से क्या हुआ है कि जब पेमेंट है वो साइट पे, डेफर्ड पे या एक्सेप्टेंस पे कंफर्मिंग बैंक के पास अवेलेबल है तो वो तो सिंपली ऑनर करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड लाइन है, सेंटेंस है जो समझना है। फिर पॉइंट नंबर बी में सब कुछ सेम है लेकिन जो एलसी है वो अवेलेबल है नॉमिनेटेड बैंक के पास, लेकिन कंफर्मिंग बैंक की कंफर्मेशन ऐड है। तो अगर एलसी अवेलेबल है साइट पे, किसी नॉमिनेटेड बैंक के पास अवेलेबल है, ठीक है, एंड द नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट पे, ठीक है, साइट पे अवेलेबल है लेकिन किसी नॉमिनेटेड बैंक के पास अवेलेबल है, लेकिन नॉमिनेटेड बैंक जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में कंफर्मिंग बैंक जो है वो पे मैदान में आएगा और पेमेंट करेगा बेनिफिशियरी को, क्योंकि उसने अपनी कंफर्मेशन ऐड की हुई है। पॉइंट नंबर सी, डेफर पेमेंट with another nominated bank and the nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or having incurred its deferred payment undertaking does not pay at maturity। अगर ऐसी डेफर्ड पेमेंट पे अवेलेबल है किसी नॉमिनेटेड बैंक के पास और जो नॉमिनेटेड बैंक है वो अपनी उसको डेफर्ड पेमेंट की अंडरटेकिंग नहीं दे रहा, ठीक है, या डेफर्ड पेमेंट की अंडरटेकिंग तो दे दी है लेकिन उसकी मेच्योरिटी आई है
तो वो उसको पेमेंट नहीं कर रहा बेनिफिशरी को। उस कंडीशन में भी कंफर्मिंग बैंक पे ये लाजिम है कि वो सामने आके बेनिफिशरी को पेमेंट करेगा मेच्योरिटी पे, या उसको अंडरटेकिंग देगा, अपनी डेफर्ड पेमेंट की अंडरटेकिंग दे देगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर डी पे आते हैं। एक्सेप्टेंस विद अनदर नॉमिनेटेड बैंक एंड द नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट एक्सेप्ट अ ड्राफ्ट ऑन इट, और हैविंग एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट ऑन इट, इट डज नॉट पे एट मेच्योरिटी। सेम चीज़ है जो डेफर्ड पेमेंट की है और एक्सेप्टेंस की है। ये जो पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंज डेफर्ड पेमेंट और एक्सेप्टेंस का है। डेफर्ड पेमेंट में डेफर्ड पेमेंट की अंडरटेकिंग का फ़र्क है, और यहाँ पे सिर्फ ड्राफ्ट की एक्सेप्टेंस का है। ठीक है, बाकी पॉइंट नंबर सी और डी सेम है। पॉइंट नंबर ई, negotiation with another nominated bank and that the nominated bank does not negotiate। एलसी अवेलेबल बाय नेगोशिएशन है नॉमिनेटेड बैंक के पास, लेकिन नॉमिनेटेड बैंक निगोशिएट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में भी बेनिफिशियरी जाएगा अपने कंफर्मिंग बैंक के पास, और वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को ऑनर करवाएगा। ठीक है, मतलब निगोशिएट करवाएगा या पेमेंट करा लेगा ऑनर जब उसकी मेच्योरिटी होगी। पॉइंट नंबर टू है, वन के पॉइंट्स खत्म हो गए। पॉइंट नंबर टू है, negotiate without recourse if the credit is available by negotiation with the confirming bank। डॉक्यूमेंट को निगोशिएट करेगा अगर वो निगोशिएशन अवेलेबल बाय निगोशिएशन है विद द कंफर्मिंग बैंक। एलसी की टर्म्स में है कि भाई द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय निगोशिएशन विद द कंफर्मिंग बैंक, तो वो उसको निगोशिएट करेगा विदाउट रिकोर्स। ठीक है, विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब ये है कि कंफर्मिंग बैंक जब अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है तो वो जो एलसी की टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करता है, जिसकी बेस पे वो आगे कंफर्मेशन देता है बेनिफिशरी को। तो अगर अवेलेबल बाय नेगोशिएशन है तो विदाउट रिकोर्स मतलब वो उससे बैकअप नहीं कर सकता। ठीक है, जो उसने कंफर्मेशन अपनी ऐड की है नेगोशिएशन की, वो उससे बैकअप नहीं कर सकता, उसको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, a confirming bank is revocably bound to honor or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit। कंफर्मिंग जैसे इररिवोकेबल एलसी होती है, ठीक है, कि आप विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज आप उससे रिवोक नहीं कर सकते, मतलब उसको आउट नहीं हो सकते। ठीक है, जब वंस आप उसको एलसी पे आप अप्लाई हो जाओ। इसी तरह कंफर्मिंग बैंक जो है वो भी इररिवोकेबली बाउंड है टू ऑनर और निगोशिएट एज ऑफ द टाइम इट एड्स इट्स कंफर्मेशन टू द क्रेडिट। ठीक है, जब वंस वो अपनी कंफर्मेशन ऐड कर देता है, जो शुरू में मैंने आपको पॉइंट रेज किया कि वो कंफर्मेशन ऐड कर देता है, तो वो या ऑनर या निगोशिएट करेगा, वो उससे बैकअप नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा। नंबर सी, अ कंफर्मिंग बैंक मस्ट undertake to reimburse another nominated bank and that has honored or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank। इजी है, ऑलरेडी ऊपर जो एक्सप्लेन किया है सेम पॉइंट्स हैं, दोबारा रिपीट ही किस्म से हो सकते हैं। कंफर्मिंग बैंक अंडरटेक करेगा कि वो पेमेंट को रीइंबर्स करेगा। ठीक है, वंस द नॉमिनेटेड बैंक हैज ऑनर्ड और नेगोशिएटेड अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन और फॉरवर्डेड द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्मिंग बैंक। नॉमिनेटेड बैंक जब एक प्रेजेंटेशन उसके पास होती है और वो कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है, और वो या तो निगोशिएट कर लेता है या ऑनर कर लेता है, तो जो कंफर्मिंग बैंक है वो उसको रिम्बर्समेंट करेगा, मतलब पेमेंट नॉमिनेटेड बैंक को करेगा, क्योंकि नॉमिनेटेड बैंक ने ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर ली है प्रेजेंटेशन, और वो उसको अब नॉमिनेटेड बैंक अपनी जो कंडीशंस है उसको ऑनर कर चुका है, तो वो इसी तरह कंफर्मिंग बैंक जो है उसको भी ऑनर करना पड़ेगा और पेमेंट नेगोशिएटेड बैंक नॉमिनेटेड बैंक को देगा। Reimbursement for the amount of complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not nominated bank prepaid or purchased before maturity। देखिए, कंफर्मिंग बैंक की अंडरटेकिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो एक सेल्फ एक अंडरटेकिंग है, उसकी जो अंडरटेकिंग है वो दूसरी जो किस्म की अंडरटेकिंग से डिपेंडेंट नहीं है। जस्ट लाइक कि अगर नॉमिनेटेड बैंक जो बेनिफिशरी है उसके साथ अलग से कोई अंडरटेकिंग करता है, जैसे
एक्सेप्टेंस या डेफर्ड पेमेंट पे है केस, 90 डेज़ की है, लेकिन वो 90 डेज़ से पहले ही नॉमिनेटेड बैंक जो है वो बेनिफिशियरी से एग्रीमेंट कर लेता है, तो प्री पेमेंट कर देता है या फॉर एग्जांपल बिल परचेज कर लेता है, ड्राफ्ट परचेज कर लेता है, वो पेमेंट कस्टमर को रिलीज कर देता है बेनिफिशियरी को। तो वो कंडीशंस जो है वो एक जो एग्रीमेंट है वो सेपरेट है। उसका जो कंफर्मिंग बैंक की नॉमिनेटेड बैंक के पास अंडरटेकिंग है या एलसीबी जो अंडरटेकिंग है उससे उसका गर्ज नहीं है, वो उधर ही स्टैंड करेगी। तो कंफर्मिंग बैंक जो है वो पेमेंट जो है वो मेच्योरिटी पे ही पे करेगा। अगर साइट की है तो वो विद इन 5 डेज जो साइट के टर्म्स है उसमें करेगा। अगर 90 डेज पे है, एक्सेप्टेंस है या डेफर्ड है, तो वो 90 डेज जब मेच्योर होंगे तो तब ही पेमेंट चलाएगा। वो अपनी कंडीशन वहाँ मीट करेगा इरिस्पेक्टिव के अगर डोमिनेटेड बैंक ने पेमेंट पहले कर दी है तो उससे उसको गर्ज नहीं है। A confirming bank undertakes to reimburse another committed bank is independent of the confirming bank's undertaking। ये हुई, ठीक है, मैंने पॉइंट जो एक्सप्लेन किया ऊपर, सेम लाइन ही है कि confirming बैंक जो है वो इन undertake to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary। तो वो पॉइंट जो मैंने ऊपर आपको रेज किया कि भाई इंडिपेंडेंट है, कंडीशन से गर्ज नहीं है कि वो बाद में क्या करते हैं। Point number D. If a bank is authorized to request or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation। इजी टर्म है, इस पर कोई रॉकेट साइंस से लिखी हुई कि भाई सिंपल है। अगर इन्फॉर्म जब इशूइंग बैंक है वो कंफर्मिंग एलसी को जब कंफर्मिंग बैंक के पास भेजता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप इसमें अपनी कंफर्मेशन ऐड करें, तो वो उस वक्त कंफर्मिंग बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी कंफर्मेशन ऐड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वो अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है तो वो ये जो ऊपर की सारी चीज़ें हैं वो अंडरटेक करेगा, ठीक है, मैं ये कंडीशन मीट करूंगा, मैं अपनी कंफर्मेशन ऐड करता हूँ। अगर वो अपनी कंफर्मेशन ऐड नहीं कर रहा किसी भी रीज़न से, मतलब कम कम कंट्री पे एतबार नहीं है, कंट्री में जिस बैंक है जिसने कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की है उस पर एतबार नहीं है, जो भी रीज़न हैं उस पर एतबार नहीं है, तो वो अपनी कंफर्मेशन नहीं डाल सकता, ऑप्शंस नहीं ले सकता। तो लेकिन उस कंडीशन में उसको विदाउट एनी डिले इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरिंग बैंक को कि भाई वो अपनी कंफर्मेशन ऐड नहीं कर सकता, और मीन टाइम वो जो एलसी है वो एडवाइस भी करेगा विदाउट अपनी कंफर्मेशन ऐड किए। तो आई थिंक आई होप कि आप लोगों को इस आर्टिकल नंबर 8 में काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल मैं यूसीपी आर्टिकल नंबर 9 जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। उसमें एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है कि भाई आप एलसी एडवाइस कैसे करते हैं और उसमें अमेंडमेंट आप एडवाइस कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर हूँगा। उस वक्त के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।